नमस्कार दोस्तों, बीटा अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लाए हैं एपीएस का जो आज प्रश्न पेपर हुआ है उसकी आपकी आंसर की। दोस्तों जैसा कि बीटा अकेडमी वालों ने पढ़ाया था वैसे ही पेपर आया है, जैसा हमने दावा किया था कि इस विकल्प से पेपर आएंगे। दोस्तों बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि जो सिलेबस दिया हुआ है यूपी पीएससी ने जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस से पेपर आएगा। तो देखिएगा फिर से साबित हो गया, सिलेबस केवल बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए दिया जाता है। आईआरसीटीसी से भी कोई विशेष क्वेश्चन नहीं है, विकिपीडिया से भी कोई विशेष प्रश्न नहीं है। तो जो बीटा वालों ने पढ़ाया था सेम वैसा ही आया है। बाइनरी नंबर सिस्टम बीटा वालों ने पढ़ाया था जो कि सिलेबस में मेंशन नहीं था और वो भी पेपर में आया है। तो देखो दोस्तों फिर से यहाँ बीटा एकेडमी ने पेपर में आग लगा दी है और बीटा एकेडमी के झंडे गाड़े गए हैं पेपर में। तो आइए दोस्तों, आज मैं अपने साथी मिस्टर अजय सिंह जी के साथ, जिन्हें फादर ऑफ ऑफिस भी कहा जाता है, जिनके पोर्शन से एमएस पावर पॉइंट से, एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से बेहतरीन प्रश्न आए हैं इनके पढ़ाए हुए, तो ये आगे अपनी बात रखेंगे और प्रश्न पत्र को सॉल्व कराएंगे। चलिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिला। काफी बच्चों ने फोन करके हम लोगों को बताया कि पेपर बहुत बेहतरीन हुआ, अच्छा स्कोर करेंगे आप सभी, ऐसी हम कामना करते हैं। तो जो हमने पढ़ाया था और जैसा कि आप लोगों से हम लोगों ने क्लास में बोला था कि प्रश्न पत्र देखकर आप लोगों के चेहरे पर अगर हंसी ना आ जाए तो आप लोग हमारा नाम बदल दीजिएगा। तो उसी प्रकार से कुछ पेपर आया है और सभी लोगों के बेहतर रिव्यू हमें मिल रहे हैं। आप लोगों का इसी तरीके से प्यार और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ हमेशा बना रहेगा। तो अपने अपने पोर्शन की बात करते हैं तो आंसर की का मिलान साथ में करते चलेंगे। सभी लोग बेहतर तैयारी करके एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे थे। उम्मीद है सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जो पहला हमारे सामने यहाँ पर प्रश्न था, एमएस वर्ड में चार्ट बनाने की शॉर्टकट कमांड। मैं बहुत बार आप लोगों से बता चुका हूँ, बहुत बार क्लास में भी कह चुका हूँ कि F11 एक कुंजी होती है, शॉर्टकट कमांड है जो चार्ट को क्रिएट करने में मदद करती है। तो F11 इसका सही उत्तर था। चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट, F11 शॉर्टकट कमांड इसका इस्तेमाल करती है। आगे है अगला प्रश्न, पावर पॉइंट से था आपके पेपर में, वर्तमान स्लाइड से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए। तो ये भी बहुत इजी था, यानी आपको क्लास में कई बार मैंने बेसिक बात थी कि अगर आपको स्लाइड शो प्रारंभ करना है तो F5 कुंजी का प्रयोग करेंगे। और ये प्रश्न कह रहा है कि करंट स्लाइड को, यानी करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन शुरू करना है, तो इसका राइट आंसर शिफ्ट F5 होता है। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि एडोब फोटोशॉप, एडोब पीडीएफ रीडर में दस्तावेज के सभी किनारों को देखने के लिए, जूम करने के लिए आपको किस कमांड का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जब आप किसी डॉक्यूमेंट फाइल को एडोब रीडर में ओपन करते हैं और उसके चारों कोने एक साथ देखते हैं तो व्यू आप मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे और उसमें फिट हाइट का विकल्प के द्वारा, हम जब फिट हाइट यानी एक निश्चित हाइट में आप पेपर को सेट कर लेंगे तो चारों कोने देख पाएंगे। लेकिन परंतु यहाँ फिट व्यू और एरो फिट हाइट विकल्प नहीं है, तो उपरोक्त नन यानी कोई नहीं विकल्प सही होगा। वह उपकरण टूल जो पूर्व निर्धारित क्रियाओं का उपयोग करके एमएस एक्सेस रिपोर्ट पर कार्यों पर स्वचालन या स्वचालित कर सकता है या करता है। दोस्तों इसका आंसर है मैक्रो। मैक्रो के बारे में बहुत बेहतरीन लाइनें बताई थी कि Alt+F8 शॉर्टकट कमांड होता है। विजुअल बेसिक भाषा में मैक्रो तैयार किए जाते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में। और जब मैक्रो बनता है तो एक्सेस की कहीं ना कहीं उसमें भूमिका रहती है, जो पूर्व निर्धारित यानी ऑटो कंटेंट एक शॉर्टकट कमांड के रूप में आप तैयार कर सकते हैं और भविष्य में किसी कार्य करने हेतु निर्धारित कर सकते हैं। तो मैक्रो से ये चीजें क्रिएट होती हैं। तो वैसा टूल जो पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित वाली क्रियाओं को क्रियावहन करेगा, कार्य करेगा, तो उसका आंसर है मैक्रो। चलिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर के घटक है। तो हार्डवेयर घटक कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस हार्डवेयर होती है, आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर होती है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है, सीपीयू हार्डवेयर होता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, पहला, दूसरा और चौथा सही आंसर होगा। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का संयोजन डैश का उपयोग करके किया जाता है। संयोजन की बात हो रही है दोस्तों, तो यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि इंग्लिश का पोर्शन, जैसे संयोजन शब्द आपको शायद पेपर में समझ में नहीं आया होगा, तो इंग्लिश का पोर्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉनकैटिनेशन लिखा है। तो मैंने आपको कॉनकैटिनेशन फॉर्मूला फंक्शन भी बताया है और आप लोगों को यह भी बताया था कि कॉनकैटिनेशन फंक्शन बराबर होता है एंड ऑपरेटर के, तो यानी M% के, जिसे हम एंड ऑपरेटर को M% भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है एंड ऑपरेटर यानी M%। अगला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने में मदद करता है। दोस्तों सूची बनाने की बात हो रही है यहाँ पर। वर्ड रैप,
वर्ड रैप क्या होता है दोस्तों? आपके लेखन कार्य को ऑब्जेक्ट के साथ सेट करने के लिए। बुलेटिन नंबरिंग, स्केलिंग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब आप कोई सूची बनाते हैं यानी इन ऑर्डर से कोई चीजें डिफाइन करते हैं तो आप बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें बुलेट्स एंड नंबरिंग की मदद से आप ऐसा कर सकते हैं। सूची एक क्रिएट हो जाती है जिसमें आप नंबरिंग या कोई भी एरो या बुलेट्स आदि आप प्रदान कर सकते हैं। एक्सेल शीट में फंक्शन लाइब्रेरी का सही स्थान क्या है? दोस्तों फंक्शन लाइब्रेरी कहाँ होती है? यानी इंसर्ट फंक्शन में आप जब फंक्शन के अंदर जाएंगे तो आप यह फॉर्मूला आपको फंक्शन के अंदर मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपको कहाँ-कहाँ प्राप्त होते हैं? आप जब फॉर्मूले के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको सभी प्रकार के फंक्शन प्राप्त होंगे और इंसर्ट फंक्शन का बॉक्स आपको मिलेगा। तो यानी जो आपका फॉर्मूला रिबन है उसके अंदर आपको फंक्शन सभी प्राप्त होते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन कौन से कथन है? पावर पॉइंट आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करने व चलाने की सुविधा देता है। जी हाँ, सत्य बात है। पावर पॉइंट हाइपरलिंक के संसाधनों का विस्तार करने की अनुमति देता है। जी हाँ, हाइपरलिंक की मदद से हम अन्य कार्य कर सकते हैं यानी हमारी जो एरिया है कार्य करने का वो बढ़ जाता है। कीबोर्ड शॉर्टकट कमांड Alt+F10 से पावर पॉइंट से बाहर निकला जाता है। तो दोस्तों ये बात गलत है। तो जो कथन है हमारा कथन 1 और कथन 2 सही है, बाकी तीसरा कथन आपके सामने गलत है। उसके बाद 110 नंबर का जो प्रश्न है ये हूबहू आपके पेपर में रखा हुआ है जो क्लासरूम में आप लोगों से डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपर केस को लोअर केस और लोअर केस को उसके विपरीत करने के लिए किया जाता है यानी वाइस वर्सा। तो दोस्तों प्रश्न अगर ना समझ में आया हो तो अब मैं आपको समझा देता हूं। ये सेम बात मैंने क्लास में बोली थी। मतलब अगर कोई लाइन लिखी है तो उस लाइन का अगर कोई भी अल्फाबेट बड़ा है तो वो छोटा हो जाए और छोटे अल्फाबेट बड़ा हो जाए यानी उल्टा हो जाए। तो टाइटल केस को आप जानते हैं कि प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा अन्य छोटे होते हैं और टॉगल केस में प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर छोटा व अन्य बड़े होते हैं। तो ये क्रम यानी जो छोटे केस में है लोअर केस में है वो अपर में, जो अपर में है वो लोअर में। तो ऐसा किस केस की मदद से होगा? तो आंसर है टॉगल केस, क्योंकि साधारण रूप से जो आपको नॉर्मल टेक्स्ट जो लिखते हो वो टाइटल केस में होता है, सेंटेंस केस में होता है, इसमें पहला अक्षर बड़ा अन्य छोटे होते हैं। ये उसको उल्टा करने की बात कर रहा है। तो उल्टा किस प्रक्रिया में होगा? टॉगल केस में होगा। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कुकीज का क्या काम है? तो कुकीज क्या होती है? जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसकी जो जानकारी होती है यूजर की जानकारी सर्वर जो है स्टोर करने के लिए, ताकि आपके यूजर हो गया, पासवर्ड हो गया या कौन सी वेबसाइट आपने ओपन की है, तो सभी एक्टिविटीज यूजर की हमारी कुकीज फाइल में स्टोर हो जाती है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। तो कुकीज क्या करता है? स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर वेब एक्टिविटी। जो यूजर इंटरनेट पर ब्राउजर पर जो भी कार्य करता है उसकी जानकारी कुकीज फाइल में स्टोर हो जाती है। तो इसलिए जब भी कोई यूजर इंटरनेट यूज करता है सर्वर ऐप में तो वो कुकीज फाइल को डिलीट करके जाता है जिससे कि उसकी टेम्परेरी जानकारी जो है स्टोर ना हो। अगला प्रश्न दोस्तों, एक प्लेटफॉर्म जहां व्यक्ति अपनी राय करियर पर सलाह एवं विचार प्रकट करता है, तो वो क्या होता है दोस्तों? जहां अपनी सलाह या विचार दे सकता है, होता है ब्लॉग। ब्लॉग को वेबलॉग भी कहते हैं। इस पर यूजर अपनी कोई भी आर्टिकल वगैरह लिख सकता है। चलिए दोस्तों, गटर मार्जिन से क्या तात्पर्य है? दोस्तों गटर मार्जिन का प्रश्न पेपर में कई बार कराया था। आप लोगों को गटर शब्द सुनकर ही पेपर में हंसी आ गई होगी। आप लोगों को पता है जो एरिया बाइंडिंग किताब बाइंडिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है वो गटर एरिया कहलाता है। तो बाइंडिंग शब्द अगर कहीं आपको दिख रहा है तो सीधा सीधा उस पर टिक लगा दीजिए। यानी गटर होते हैं आपके टॉप और लेफ्ट वह स्थान जहां पर किताब को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मार्जिन जो मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा जाता है वो गटर कहलाता है। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है कि यदि कोई वेबसाइट PHP, MySQL और HTML का उपयोग करके विकसित की जाती है तो वो क्या कहलाती है? दोस्तों अगर वेबसाइट केवल HTML से बनेगी तो वो क्या होगी? स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन यहाँ PHP, हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर और डेटाबेस SQL को भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ऐसी वेबसाइट जिसमें PHP या MySQL या HTML प्रयोग हो, मिक्स करके प्रयोग होता है, तो ऐसी वेबसाइट क्या होती है? डायनामिक वेबसाइट होती है, जिसमें आप जानकारी को चेंज करते रहते हैं। क्लास में आपको बताया गया है कि स्टैटिक वेबसाइट्स केवल HTML में बनी होती हैं, इस पे डेटा डेली चेंज नहीं होता है, और डायनामिक में क्या होता है? डेली डेटा चेंज होता है।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन को क्या कहा जाता है? दोस्तों जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं या अपना ईमेल खाते में लॉगिन करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो वो क्या होता है, जब सत्यापन हो रहा है, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन होता है, सत्यापित हो जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है, लॉगिन होता है। तो पहले क्या होता है, ऑथेंटिकेशन होता है। सही विकल्प क्या है, ए विकल्प सही है, ऑथेंटिकेशन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्लास में आपको इतनी बार बताया गया है, गेट पर खड़े होकर बार बार सुना है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। लैन को इंटरनेट से जोड़ने का उपकरण है, यानी लैन लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ना है, इंटरनेट से जोड़ना है तो उसके लिए हम राउटर का प्रयोग करते हैं। और राउटर क्या करता है, डेटा पैकेट को फॉरवर्ड करता है, रूट करता है। इतनी बार क्लास में आपको बताया गया है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। ईमेल की कॉपी को एक यूजर, ईमेल की कॉपी एक नए यूजर को भेजने के लिए क्या कहते हैं? ईमेल की कॉपी है, आपके खाते में कोई ईमेल आ गई है, अब उसको नए यूजर को भेजना है तो क्या करेंगे, आप फॉरवर्ड करेंगे। अब देखिएगा यहां आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सीसी लगाएं, बीसीसी लगाएं, क्या करें, क्या लगाएं। तो देखिए सीसी, अब ये अगर आपकी ईमेल की कॉपी भेजनी है आपको, अगर आप ईमेल की कॉपी भेजनी है, सीसी का भी बाकी बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन यहाँ इसमें नए यूजर जोड़ दिया गया है, उस वजह से फॉरवर्ड विकल्प सही होना चाहिए। चलिएगा दोस्तों फिलहाल ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न कंफ्यूजन में होते हैं और कई बार इन पर जो है ऑब्जेक्शन भी रेज होते हैं। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों कस्टम टाइमिंग यानी स्लाइड के आगमन पर ये टाइमिंग लगाने की बात कर रहा है। तो टाइमिंग लगाने के जो संबंधित विकल्प मिलेंगे वो ट्रांजिशन में आपको मिलेंगे। ट्रांजिशन के अंदर टाइमिंग यानी इसका जो सही उत्तर है वो ट्रांजिशन अवधि होगा कि आप ट्रांजिशन टाइमिंग की मदद से स्लाइड में टाइमिंग कस्टम तरीके से, यानी जितना समय आप देंगे, कस्टम का मतलब खुद आप टाइमिंग दे सकते हैं, तो वहां पर अलग अलग स्लाइडों के लिए अलग अलग टाइमिंग आप दे पाएंगे ट्रांजिशन अवधि की मदद से। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न हमारा क्या है, ईमेल में अटैचमेंट जोड़ने के लिए किस आइकन का प्रयोग होता है? तो आपने देखा होगा ईमेल में जब हम अटैचमेंट जोड़ते हैं तो नीचे जो आइकन होता है पेपर क्लिप टाइप का होता है, जो आइकन नीचे होता है, जो आपको दिख रहा होता है नीचे आइकन बॉटम लाइन में, वो क्या आइकन होता है, पेपर क्लिप आइकन होता है। उस आइकन को हम पेपर क्लिप आइकन कहते हैं, जिसपे हम क्लिक करके कोई नई फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपने ईमेल में अटैच करके देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इन्होंने बड़ा ही फजीता किया है, आईआरसीटीसी बड़ा टॉपिक दिया है और मात्र आईआरसीटीसी के नाम पे धब्बा है ये प्रश्न। क्या प्रश्न दिया है देखिएगा, आईआरसीटीसी के नाम पे प्रश्न है, तो कौन सी वेबसाइट है जो ट्रेन और फ्लाइट बुकिंग के लिए दोनों के लिए नहीं है? यानी इनमें से कौन सी वेबसाइट ऐसी है जिसमें से ट्रेन का और फ्लाइट का टिकट आप बुक नहीं कर सकते हैं, बाकी से कर सकते हैं? टिकट न्यू वेबसाइट है। टिकट न्यू वेबसाइट से क्या होता है, आप मूवीज के फिल्म देखते हैं, देखिए डंकी फिल्म चल रही है शाहरुख खान की, तो इस वेबसाइट से आप डंकी का टिकट बुक कर सकते हैं। टिकट न्यू वेबसाइट है, पेपर अच्छा हो गया है तो डंकी का टिकट इससे बुक कीजिएगा और जाके देखिएगा। बाकी सभी वेबसाइट से आप, रेडबस आपके सामने है, पेटीएम आपके सामने है, गोवा व्यू आपके सामने, इन सब से आप ट्रेन और फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं। आईआरसीटीसी बड़ा फजीता किया है, यहाँ भी उन्होंने आईआरसीटीसी का नाम नहीं दिया है। आईआरसीटीसी का नाम विकल्प दे देते कम से कम बच्चों को संतुष्टि हो जाती। बच्चों ने बड़ा दिमाग लगाया, बड़ा पीछे पड़े हुए थे, आईआरसीटीसी पढ़िए पढ़िए पढ़िए, देखिए ये प्रश्न दिया है आईआरसीटीसी के नाम पर, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, आधे पूर्ण मेल के बाद संपादन और रिसीवर तक ट्रांसमिशन को फोल्डर में सहेजा जाता है। यानी आप कोई ईमेल लिख रहे हैं और तभी से आपको तुरंत कहीं जाना पड़ गया, अपूर्ण मेल है, तो अपूर्ण मेल कहां चला जाता है, सब लोग जानते हैं, ड्राफ्ट फोल्डर में चला जाता है। ड्राफ्ट फोल्डर में आपका वो ईमेल चला जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिए बिल्कुल फिर से फजीता किया है, विकिपीडिया इतना बड़ा टॉपिक दिया है और ये विकिपीडिया का दिया है। ये भी प्रश्न हमारा आप YouTube चैनल हमारा देखेंगे या क्लास में देखेंगे तो आपको बताया गया है कि विकिपीडिया को प्रश्न दिखाए गए हैं। यह प्रश्न दिया है, विश्व कोश निम्न में से कौन सी वेबसाइट सबसे अच्छी है? तो विकिपीडिया। तो विकिपीडिया पे हमने अलग से अपने चैनल पे वीडियो बनाई है और सारा पेपर आप देखेंगे तो चैनल पे ये 72 वीडियो डाली गई हैं। उन 72 वीडियो से पेपर बाहर नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिएगा फिर से बीटा वालों ने झंडे गाड़ दिए हैं। बाद बच्चों ने बड़ा विरोध करा था, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था कि सर नंबर सिस्टम सिलेबस में नहीं है, हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो कुछ लोग मूर्ख थे जो पेपर नहीं पढ़ के गए हैं, जिन लोगों ने क्लास में नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, तो ऐसे लोग मूर्ख थे, उनका मूड बहुत अच्छे से कटा होगा। क्या प्रश्न है, 10111 को हम कैसे क्या कहते हैं, क्या नंबर होता है? तो आप सबको बताया है 1248 से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 1248 से फोल्ड करेंगे तो 1 4 8 16
आप लाएंगे तो 16 के नीचे 1 है, और बाकी क्या है, 8 के नीचे 0 है, और क्या है, 4 के नीचे 1 है, तो 16, 4 20 और 2 22 और 1 23। सही आंसर क्या हुआ, 23 आंसर सही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लगाया है, इस बालक ने बहुत सही लगाया है, सही आंसर है, 23 सही आंसर है। अगला प्रश्न। पावर पॉइंट में थीम्स के अंतर्गत पाई जाती है, पावर पॉइंट में जो थीम्स हैं वो कहाँ होती हैं। मैंने आपसे बोला था कि प्रश्न आपको उसके एड्रेस से संबंधित भी मिलेंगे कि वो कहाँ उपस्थित होता है। तो डिजाइन टैब इज द करेक्ट आंसर, कि आपको जो थीम्स मिलेंगी पावर पॉइंट में वो डिजाइन टैब के अंदर आपको प्राप्त होंगी। चलिएगा दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखिएगा तो दोस्तों इसमें है, यदि दूसरे फील्ड में कुछ लिखे बिना ईमेल को भेज दिया है तो क्या होता है। यानी आप कोई ईमेल भेज रहे हैं और आपने सब्जेक्ट वाला फील्ड खाली छोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें एक प्रॉम्प्ट आएगा कि भाई तुम ईमेल भेज रहे हो विदाउट टाइपिंग एनी सब्जेक्ट। तो चौथा विकल्प होगा, बिना ईमेल भेजने के लिए स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट आएगा। सही है। एमएस एक्सेल में सेल A1 से शुरू होने वाले कॉलम ई और नीचे से पंक्ति 20 तक जाने वाले सेल की एक श्रृंखला के लिए सेल संदर्भ क्या होगा। तो सेल रेफरेंस पूछ रहा है, संदर्भ का मतलब रेफरेंस है। तो आप विकल्पों को ध्यान से देखिए, तो अगर रेफरेंस का कोई चिन्ह है, रेफरेंस ऑपरेटर का, वो है कॉलम। जो आपको सिर्फ दिख रहा है वो बी ऑप्शन में नजर आ रहा है। A1 का मतलब ए कॉलम की पहली पंक्ति और E20 का मतलब ई कॉलम की बीसवीं पंक्ति। A1 से लेकर E20 तक की जो संज्ञा है वो दो बिंदु यानी कॉलम के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। किसी फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कमांड, बच्चों वाला प्रश्न है। कॉपी की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल सी और पेस्ट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल वी होगा। कंट्रोल वी तभी एक्टिवेट होगा जब आप किसी लेखन कार्य को कॉपी कर लेंगे। ये कॉपी और पेस्ट को बात कर रहा है। अगर ये कट पेस्ट की बात करता तो कंट्रोल एक्स के साथ वी होता, लेकिन फिलहाल इसने कॉपी पेस्ट की बात करी है तो उसकी शॉर्टकट कमांड आप लोगों को पता है। फिर से अगला प्रश्न आ गया विंडोज से। विंडोज एक्सप्लोरर में फाइलों को और क्रम है, तो विंडोज में फाइल और फोल्डर्स को कैसे रखा जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, क्या है, सीक्वेंसली, अल्फाबेटिकली, हेराडिकली, सीरियली। तो विंडोज में जो एक्सप्लोरर फाइल्स होती हैं वो सब हेराडिकल रूप में होती हैं, यानी फोल्डर के अंदर दूसरे सब फोल्डर्स, यानी आप ट्री कमांड की तरह डोज में आप ट्री कमांड लगाते हैं तो सब हेराडिकल रूप में दिखती हैं। तो सही आंसर क्या है, हेराडिकल रूप में होती हैं सभी फाइल्स, श्रेणीबद्ध रूप में होती हैं। चलिएगा दोस्तों, अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पावर पॉइंट की आकृति नहीं है। ऐसा भी मैंने बोला था कि आपको विकल्पों के अंदर विकल्प ध्यान रखने हैं कि कौन सा थीम अवेलेबल होता है, कितने कवर पेज के मेथड है, कि कौन सा ट्रांजिशन का क्या नाम है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा तो बन गया कि निम्न में से कौन सी आकृति उपस्थित नहीं होती। तो दोस्तों, त्रिकोण कई बार आपको बना के दिखाए हैं, ओवल शेप भी बनाया है, वृत्त भी बनाया है, तो नहीं बना है तो ज्यादातर इंसर्ट करते टाइम हमें नहीं मिला है। तो डायमंड इसका करेक्ट आंसर है कि जो आकृति नहीं होती वो यहाँ पर डायमंड है। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ठीक उसी फॉन्ट प्रकार, साइज व कलर का उपयोग करने के लिए क्या करेंगे जो सभी स्लाइड के शीर्षक में हो। आप चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग प्रश्न मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एक जैसे कार्य को अगर आप सभी स्लाइडों पर अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो हेडिंग के रूप में हो, टाइटल के रूप में हो, सब टाइटल के रूप में हो, तो आप विकल्प का चुनाव करेंगे स्लाइड मास्टर का। स्लाइड मास्टर व्यू में उपस्थित था, बहुत महत्वपूर्ण विकल्प है कि अगर आप एक जैसा कार्य सभी स्लाइडों पर करना चाहते हैं तो स्लाइड मास्टर से ऐसा आप लोग काम कर पाएंगे। तो स्लाइड मास्टर इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों, फिर से आग लगाने वाला सुना गया। कितनी बार क्लास में सुना है, गेट पर रोक रोक कर सुना है, रोक रोक कर गेट पे सुना है। अब आप याद कर रहे होंगे ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती है। सबको पता है 7 लेयर होती है, 7 लेयर होती है। आप लोग कोस रहे होंगे कि सर ने बहुत डीप से बढ़ा दिया, बहुत डीप से बढ़ा दिया, पेपर टफ होना चाहिए जिससे कि लोग रुकते। लेकिन चिंता मत कीजिएगा, ये आपको आसान लग रहा है क्योंकि हमने पढ़ा दिया था, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उसको क्या पता कितनी लेयर होती है। चलिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एमएस एक्सेल में फंक्शन सेल में प्रविष्टियों की कुल संख्या दर्शाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस व्यक्ति ने प्रश्न को, स्टूडेंट ने गलत कर दिया। दोस्तों, प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिए। इसका राइट आंसर काउंट होगा। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो टोटल नंबर ऑफ एंट्री यानी एंट्रियों के टोटल नंबर को काउंट करेगा, बताएगा एंट्रियां कितनी हैं। तो दोस्तों, वो काउंट फंक्शन है जो एंट्रियों की गिनती करके आपको बताता है। काउंट फंक्शन से आप टोटल नंबरों के रूप में आंकड़ा ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी एंट्रियां आपने इनपुट करी है। चलिएगा दोस्तों, फिर से प्रश्न आया है। कितना आसान प्रश्न है कि एक प्रोग्राम का समूह है,
तो प्रोग्राम का समूह क्या है दोस्तों? एसेसरीज होता है। एसेसरीज में डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं जहां से आप अपने मनपसंद का प्रोग्राम ओपन कर सकते हैं। क्या विकल्प होगा? एसेसरीज। विंडोज में एसेसरीज विकल्प होता है जिसमें आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स, कैलकुलेटर वगैरह ओपन कर सकते हैं। सही विकल्प सी होगा, एसेसरीज। अगला दोस्तों फिर से प्रश्न देख लेते हैं। डिलीट किए गए ईमेल कहां जाते हैं? तो ट्रेस में जाते हैं। कितनी बार बताया है? 365 बार बताया है कि डिलीट किए गए विकल्प कहां होते हैं? ट्रेस में जाते हैं, ट्रेस में जाते हैं, ट्रेस में जाते हैं। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है, ईमेल के माध्यम से कोई आपसे संवेदनशील जानकारी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की ले लेता है, तो ऐसा लगता है कि ईमेल किसी वैध स्रोत से आ रही है, तो वो क्या होता है? फिशिंग होता है, फिशिंग अटैक होता है। आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया गया था साइबर अटैक। साइबर अटैक में बताया गया था कि किस प्रकार से आपको जानकारी ली जा सकती है। फिशिंग अटैक होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पेन टास्क पेन में उपलब्ध नहीं है? तो आप लोगों को कई बार कार्य करके हमने दिखाया है क्लासरूम में कि गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आता है जब कोई इनेज करते हैं, मेलिंग ओपन करते हैं तो गेट स्टार्टेड होता है। क्लिप आर्ट भी ओपन होता था 2003 में, वो भी टास्क पेन का एक जरिया है जिसमें सभी कार्टूनी इमेज प्रदर्शित होती थी। सर्च रिजल्ट भी आपके टास्क पेन एरिया में प्रदर्शित होते हैं, लेकिन वर्ड आर्ट की अपनी एक अलग विंडो ओपन होती है जो आपके लेखन कार्य को कलात्मक रूप से इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने लेखन कार्य को कलात्मक रूप से इंसर्ट करा सकते हैं। तो टास्क पेन एरिया में ये वर्ड आर्ट ओपन नहीं होता, बाकी सब टास्क पेन एरिया में ओपन होते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि कौन सा टास्क पेन एरिया में उपलब्ध नहीं होता है? तो उसके लिए वर्ड आर्ट है। वर्ड आर्ट की एक सेपरेट विंडो यानी डायलॉग बॉक्स ओपन होता था जिस आधार पर आप उसका चुनाव करके अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते थे। एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन पर एक लिंक डालने के लिए लिंक की शॉर्टकट कमांड, मैंने आपसे बोला था लिंक कहीं भी आए तो सीधे दिमाग में हाइपर लिंक को बैठाइएगा। कंट्रोल की शॉर्टकट कमांड है, आपको पता है नीले रंग का होता है और कौन सा कुंजी या कौन सी आकृति वो ले लेता है, सब आपको पता था। चलिएगा दोस्तों फिर से प्रश्न है, मैक एड्रेस क्या होता है? मैक एड्रेस में मैन्युफैक्चरर के लिए कितनी बिट्स होती हैं? यानी कि मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, तो उसमें कितनी बिट रिजर्व होती हैं? किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए। मैन्युफैक्चरर आईडी के लिए कितनी बिट्स रिजर्व होती हैं? तो देखिए मैक एड्रेस कितना होता है? मैक एड्रेस 48 बिट का होता है, यानी 6 बाइट का होता है। तो इसके लिए कितनी बाइट्स रिजर्व होती हैं? तो शुरू की 3 बाइट्स रिजर्व होती हैं। शुरू की 3 बाइट्स 8 या 24 बिट रिजर्व होती है। किसके लिए? मैन्युफैक्चरर के लिए रिजर्व होती है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, गैर कानूनी ढंग से प्रचार के लिए गए ईमेल संदेश को क्या कहते हैं? क्लास में आपको बताया गया था अनसोलिसिटेड ईमेल जैसे ही आएगा तो आप स्पैम पर टिक कर लीजिएगा। कोई इतनी बार आपको बताया गया है, ऑनलाइन क्लास ही बताया गया है अनसोलिसिटेड ईमेल क्या होती है? स्पैम होती है, स्पैम मेल होती है ऐसी ईमेल। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वह फाइल जिसमें रेडीमेड शैलियां होती हैं, यानी रेडीमेड यानी पहले से बने हुए डिजाइन उपस्थित होते हैं जिन्हें हम अपनी प्रस्तुति के लिए आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने आपको कई बार क्लास में बताया है कि पावर पॉइंट में ये शब्द बहुत बार इस्तेमाल हुआ है कि पहले से बने हुए डिजाइन, पहले से बनी हुई शैलियों को हम टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। यह सी इसका राइट उत्तर हो गया। यहाँ पर ऑटो स्टाइल है, ऑटो कंटेंट नहीं। ऑटो कंटेंट विजार्ड अपने आप में एक शब्द है जो आपको पहले से बने हुए डिजाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन टेम्पलेट पहला शब्द है। इज द करेक्ट आंसर, यानी पहले से बनी हुई डिजाइन व शैलियों को आप टेम्पलेट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों फिर से प्रश्न आ गया। ये प्रश्न थोड़ा पेचीदा है, इसमें जो है आपको आंकड़े याद करने पड़ेंगे कौन सा किस सन में आया था। चलिएगा दोस्तों कही है कि इसमें जो विकल्प है आर पार डब्ल्यू हाइपरटेक्स्ट टीसीपी आईपी, इनको एक आपको सही कालानुक्रम में लिखना है। यानी कि जो सबसे पहला आया था, सबसे पहले क्या आया था? हाइपरटेक्स्ट आया था। हाइपरटेक्स्ट शब्द जो है 1963 में आया था। जी हाँ 1963 में आया था। तो पहला क्या हुआ? तीसरा हो गया। दूसरा क्या हुआ? पहला हो गया, तीसरा विकल्प हो गया। तो दूसरा क्या है? आरपा आया था 1969 में आया था, सब जानते हैं। तो देखिएगा सीधा वही से लगा लीजिएगा 1963, यानी पहला विकल्प ए सही है। ए विकल्प सही है। चलिएगा दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। बुकमार्क किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? तो बुकमार्क क्या करता है? बुकमार्क क्या करता है? टू सेव ए वेबसाइट यूआरएल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपको जो पेज पसंद आए अपने रेफरेंस के लिए बुकमार्क कर लीजिएगा। शॉर्टकट कमांड बताई थी, तो बुकमार्क करके आप उसे जब आपका मन करेगा तब आप उसको ओपन कर सकते हैं। जी हाँ अगला प्रश्न देखते हैं। जब हम गूगल सर्च इंजन में कोई विशिष्ट शब्द
या उसका पर्यायवाची खोजना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, किस ऑपरेटर का प्रयोग करेंगे, कोटेशंस का प्रयोग करेंगे, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, इन सब का हम प्रयोग करेंगे। किसी विशेष शब्द पर हमें यदि बल देना होता है, एम्फेसिस देना होता है, तो हम उसका प्रयोग करेंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किसी स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्ट पर गति प्रभाव लागू करने के लिए आप पावर पॉइंट के किस फीचर का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर ट्रांजिशन गति देना है, ऑब्जेक्ट पर गति देना है, यानी ऑब्जेक्ट पर गति देने के लिए एनिमेशन का प्रयोग होगा, और एनिमेशन के देने के लिए एनिमेशन स्कीम आप लोग चौथे विकल्प पर लगाएंगे, क्योंकि एनिमेशन ऑब्जेक्ट कोई विकल्प नहीं होता। एनिमेशन स्कीम के अंतर्गत आपको 4 प्रकार की स्कीम मिलती हैं, जिसकी मदद से आप एनिमेशंस लगा सकते हैं। लेखन कार्य व ऑब्जेक्ट पर आप किसी भी प्रकार की गति देने के लिए एनिमेशन का प्रयोग करेंगे, तो इसका राइट आंसर है एनिमेशन स्कीम। MS वर्ड दस्तावेज में हेल्प के लिए तो मैंने आपको बताया था, मदद संबंधी किसी भी कार्य के लिए शॉर्टकट कमांड F1 होती है। वर्ड में ही नहीं, किसी भी मोस्टली सॉफ्टवेयर में मदद के लिए आप F1 कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो हेल्प की शॉर्टकट कमांड F1 होती है। जी हाँ, देखिएगा फिर से आग लगाने वाला प्रश्न आ गया। आपसे बार बार गेट पर सुना गया था, बार बार रोका गया था, कॉपी देख बनाई गई थी। रिवीजन नोटबुक में आप देखिएगा IPv6 IP एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 128 बिट्स का होता है। अब आप याद कर रहे होंगे कि बार बार सर ने कहा था, हमने नहीं पढ़ा था, हमने याद नहीं किया था। 128 बिट का होता है IPv6, IP4 32 बिट का होता है। चलिएगा दोस्तों, बहुत सही आपने टिक लगाया है। अगला इसमें प्रश्न क्या है? विंडोज डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए कुंजी क्या होती है? रिफ्रेश करने के लिए सब लोग जानते हैं, विंडोज की शॉर्टकट की अलग से बताई गई थी, वीडियो बनाई गई थी, उस पर क्लास में बताया गया था, दिखाया गया था, F5 होती है। चलिएगा दोस्तों, फिर से आग लगाने वाला प्रश्न आ गया। USB पोर्ट कैसा होता है? सीरियल पोर्ट होता है, क्लास में बताया गया था। USB की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। आप लोग कह रहे होंगे हमारे स्तर का पेपर ही नहीं बनाया आयोग ने। कोई बात नहीं, आप लोगों को आसान लगा क्योंकि आप लोग बीटा वालों पर पढ़े थे, इसलिए आपको आसान लगा। बाकी पूरी दुनिया तो बीटा वालों पर पढ़ी नहीं थी। आप लोगों को अच्छा नंबर आएगा, सभी बच्चों का 40+ आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि किस समूह में ग्राफिकल एक्सटेंशन शामिल है? तो ग्राफिकल की फाइल देखिएगा, दुनिया जानती है जेपीजी क्या होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप होता है, GIF ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट होता है, BMP बिटमैप होता है। तो ये 3 विकल्प ही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि बीटा वालों का पढ़ाया पूरा पेपर आया है, और आप लोग इसमें से हम उम्मीद करते हैं 50 में से 50 स्कोर करें, और 40+ तो हमारे लगभग 350 बालक पढ़े थे, सभी स्कोर करेंगे। और इसी के साथ साथ इसको हम पेपर को यहां रोकते हैं, और इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए अजय सर अगला जो मेंस की तैयारी के लिए जो है बैच अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी बालक मेंस में जाएंगे। हमने आपसे वादा किया था, हमने आपसे किया हुआ वादा निभाया। पेपर आपको आसान लगा क्योंकि यहां मेहनत आपने 3 महीने रगड़ के की है। तो मेंस के लिए हमारे डायरेक्टर साहब अजय सर अनाउंसमेंट कर देते हैं। बताइएगा सर, मेंस के लिए बच्चे कैसे प्रिपेयर करें ताकि हमारे बैच से कम 100 बच्चे APS के रूप में अंतिम रूप से चयनित होंगे। देखिए दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी हम लोगों से जुड़े थे, उनको भले ही पेपर हलवा लगा हो, क्योंकि पेपर का पैटर्न अच्छा था, कई क्वेश्चन इसमें कंफ्यूजिंग भी थे, इंटरेस्टिंग पेपर बनाया गया था। उम्मीद है जितने भी लोग हम लोगों से जुड़े थे, उन्होंने बहुत ही बेहतर ढंग से इस पेपर को दिया होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका स्किल टेस्ट संभावित तिथि पर हो जाएगा मई के महीने में, लेकिन दोस्तों उसी के आसपास तुरंत मेंस का पेपर आप लोगों को कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो देखा गया है अधिकांश लोगों को प्री क्वालिफाई करके आगे पहुंचेंगे। हालांकि मेरिट अभी डिपेंड करती है, हिंदी और GS के पेपर कैसा हुआ है आप लोगों का, उस आधार पर मेरिट बनेगी। लेकिन आप लोग उम्मीद मत छोड़िएगा। अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर किया है, अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपने नंबर बता दीजिएगा कि आप लोग इस आंसर की मदद से कंप्यूटर पोर्शन में कितना स्कोर कर रहे हैं, और हम लोग कामना करते हैं कि आप लोग अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि 15 जनवरी से हम लोग एक नया बैच लेके आ रहे हैं APS मेंस के लिए। आप लोगों को प्री में तो सिर्फ बहुविकल्पियों से जूझना पड़ा, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेप मार्किंग करनी पड़ेगी, यानी आपको स्टेप लिखने सीखने पड़ेंगे। अब तक आपने सीखा कि कौन सा विकल्प क्या करता है, लेकिन अब आपको सीखना पड़ेगा कि किस प्रोसेस से होकर उन विकल्पों पर पहुंचा जाता है, यानी कंप्लीट प्रोसेस के लिए किन किन विकल्पों का इस्तेमाल करता है। ये एक बड़ा पोर्शन होगा, क्योंकि मेंस है तो मेंस की तरह होगा, डरावना नहीं होगा। उसको भी इसी प्रकार हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे आप लोगों के साथ और आसान बना देंगे। तो 15 जनवरी से हम आप लोगों के लिए एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। जो हमारे दोस्त विद्यार्थी
इसके लिए जुड़ना चाहते हैं वो तुरंत हम लोगों से संपर्क करेंगे और आप और हम मिलकर अवश्य ही मेंस को भेज देंगे और हम भी ये कहने योग्य हो जाएंगे कि हमारे भी कई एपीएस विभागों में चयनित हैं। तो दोस्तों उम्मीद रहेगी आप लोग हमसे जुड़े रहें और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए जल्द मुलाकात होगी। इससे अपने आंसर की हम लोगों को अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली वीडियो में। बीटा एकेडमी परिवार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। तब तक के लिए धन्यवाद।